बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 12th का बायोलॉजी का 30वां लेक्चर है एंड आज हम प्रॉब्लम्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आपने मसल्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, होते भी हैं, और लेकिन हम जो आज जिनमें चार इम्पॉर्टेंट तरीन जो इस बुक में मेंशन्ड है और उन्हीं चारों को एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, फिर हमने उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स जॉइंट्स के गिर्द किस तरह से अरेंज होते हैं और मसल की एक जनरल सी स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा आइडिया लेंगे। तो सबसे पहले हम मसल्स के प्रॉब्लम्स की बात करें। चूँकि आप सारा जानते हैं कि मसल्स, याद रखें, मसल की कॉन्ट्रैक्शन का जो तरीक़ेकार है, अगर आप गौर करें तो उसके अंदर कुछ चीज़ें चाहिए जो आप अगर गौर करें तो एटीपी भी चाहिए होती, कैल्शियम भी चाहिए था, ग्लूकोज यानी एनर्जी भी चाहिए थी। ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो लाजमी चाहिए थी, सही है। और इसके अलावा आखिरी जो चीज़ चाहिए थी वो थी कि एक ऑर्डर आए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ज़रिए। आपने पढ़ा हुआ है कि एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एक इम्पल्स आती है, वो इम्पल्स सार्कोलेमा के ऊपर स्प्रेड होती है, फिर वो इम्पल्स टी ट्यूब्यूल्स के ज़रिए सेल के अंदर घुसती है, फिर वो ट्राइएड्स जो होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस टी ट्यूब्यूल्स के, वो जो है वो कैल्शियम रिलीज करते हैं। कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन पे बाइंड करती है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन के ऊपर से हटा देती है और मायोसिन के हेड वहाँ अटैच हो जाते हैं और फिर एटीपी ब्रेक होती है और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो जाता है। बेसिकली एटीपी ब्रेक होती है जब मायोसिन के हेड जो जुड़ चुके होते हैं और स्लाइड पास्ट हो चुके होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी होती है, उसको वापस डिटैच करने के लिए एटीपी को ब्रेक किया जाता है और फिर उनको नॉर्मल उनकी जगह पे लाया जाता है। ये आपको लग गया पता, कॉन्ट्रैक्शन का सारा प्रोसेस मैंने एक लाइन में, एक पैराग्राफ में आपको बता दिया, सही है। ये आपके लिए था क्योंकि आपने ये लेक्चर नहीं लिया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस सारे प्रोसीजर के अंदर जहां जहां फ्लॉज आएंगे उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, सही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने मसल फटीग को एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहूँगा फटीग सर ये चीज़ है, असल में अगर आप गौर करें तो एटीपी नहीं है मसल के पास। याद रखें क्या हुआ कि डेफिशिएंसी ऑफ, यानी एक मसल है जो बहुत ज़्यादा काम करके बेचारा थक गया है, ठीक है, और अब उसको प्रॉपरली जो है वो एटीपी मुयस्सर नहीं है। तो एटीपी का काम अगर आप गौर करें तो एटीपी का काम था, द फंक्शन ऑफ एटीपी वाज टू डिटैच, ऐसे ही है ना, एटीपी इज यूज्ड टू डिटैच द एक्टिन एंड मायोसिन। याद है, मायोसिन के हेड जो एक्टिन की बाइंडिंग साइड पे लगे होते हैं उनको डिटैच करने के लिए। इसका मतलब यह है अगर एटीपी नहीं होगी तो वो प्रॉपर, एटीपी नहीं का मतलब एटीपी कम होगी, नहीं तो वो फौतगी के बाद होती है ना कुछ तो फिर भी मसल सेल में एटीपी मौजूद होगी। तो अगर एटीपी कम हो जाए, यानी एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है बहुत ज़्यादा तो वो यूजेज में बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है ना, ब्रेक डाउन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो वो अब उस बंदे का मसल एक दफ़ा ऐसे हो जाएगा लेकिन वो वापस डिटैच नहीं होगा, सही है, वक्ती तौर पे। तो इसको, और ये आम तौर पे किसी एक खास मसल के ऊपर नहीं होता, ये ओवरऑल बॉडी या एक रीजन के, भाई एक बंदा है वो ऐसे उठक बैठक ही करी जा रहा है तो उसके थाइस के मसल्स को ये मसला हो सकता है। एक बंदा है जो इस तरह गेम ही करी जा रहा है वो जिम में, तो उसके ये कुछ बाइसेप्स को ये इशू आ सकते हैं। यानी ये ओवरऑल सारे मसल्स पे ये गल अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हर मसल में कुछ ना कुछ मिकदार में एनर्जी स्टोर्ड होती है और वो बाद में एटीपी में कन्वर्ट भी होती है। अब एटीपी की कमी के 100 और वजह हो सकती हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डेफिशिएंसी, माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब हो गया, अचानक कोई प्रॉब्लम हो गया, इसके अलावा जी ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिली तो सही है ना। तो असल में क्या, यानी डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी लीडिंग टू डिफिकल्टी इन डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन एक्टिन, समझ गया ना, उनकी डिटैचमेंट में मसला आएगा और इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इनटू हम कहते हैं कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही रहेगा, हालांकि आप नहीं चाहते कि वो आप चाहते हैं कि वो सीधा हो जाए, सही है जी। अब वजह क्या है डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी, इसमें मजीद कुछ फैक्टर हैं जो ये काम कर सकते हैं। उनमें से एक फैक्टर लाइक अगर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज है तो आपको पता है कि वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है,
और एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो चीज़ें बनती हैं, फ़र्ज़ किया लैक्टिक एसिड बनता है, तो वो जो है पीएच डाउन कर देता है, जिसकी वजह से और 100 मसले मसाइल आते हैं। यानी एटीपी प्रोडक्शन में हिंड्रेंस किसी भी और वजह से हो सकती है, या एटीपी की यूजेज में भी अगर प्रोडक्शन पूरी है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एटीपी को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है मसल के अंदर वो ही नहीं है। फर्ज किया अगर मसल के अंदर पीएच बहुत कम हो गई तो वो एंजाइम तो डीनेचर हो जाएगा कि नहीं, तो वो फिर एंजाइम को दोबारा बनने में लगता है टाइम, तब तक मसल्स एक पेनफुल कंडीशन में रहते हैं। ये है जी मसल फटीग, सही है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है, और इसके अलावा तो आप जरा एक सरसरी सी नज़र मार के देख के तो मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो हम बात करने जा रहे हैं चीज़ के ऊपर वो है जी टेटनी। और टेटनी को मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे टेटनस के साथ, क्योंकि यही इसी तरह से ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। टेटनी को हम टेटनस के साथ इस तरह कंपेयर करते हैं, याद रखिएगा टेटनी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। एनिमल्स के अंदर एक हाइपोमैग्नीशियमिक टेटनी भी होती है जिसको ग्रास टेटनी कहते हैं, लेकिन वो इंसानों के अंदर नहीं, क्योंकि मिसबा लोग तो घास खा लेते हैं लेकिन इंसान जो है वो नहीं खाते। तो जो टेटनस है, टेटनी है, बेसिकली दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम इन द मसल्स नॉट इन द ब्लड। अब अल्टीमेटली नॉट इन द ब्लड, ब्लड में कमी होगी तो मसल्स में भी कमी हो ही जाएगी ना। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप गौर करें तो मसल्स आप देखें तो मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उनको क्या चीज़ चाहिए, कैल्शियम का इन्फ्लक्स। साफ ज़ाहिर है आप नर्व को छोड़ दें, नर्व ने आगे क्या करना होता है, नर्व जो इम्पल्स आती है जो ब्रेन से या मोटर न्यूरॉन से जो ऑर्डर आता है, बेसिकली उसने क्या करना, उसने कैल्शियम रिलीज करानी होती है। इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द मसल्स एक तो फ्लैसिड से होते हैं, तो अब ऐसा मसल जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसको बार बार ऊपर से इम्पल्स आएगी। जो आपकी किताब में एक बात लिखी हुई है, इरिटेबिलिटी या एक्साइटेबिलिटी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन्स, ऐसे ही है, सही है। जिससे क्या होगा, इम्पल्स बार बार आएगी पर कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम है ही नहीं, सही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मसल्स अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और मसल्स के अंदर एक तरह से मसल लॉस ऑफ सेंसेशन तो है, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं, मतलब एक कमी होगी। या जब आप ऐसे मूव कर रहे होंगे तो सारे के सारे, हालांकि ऑर्डर सारे, आपको पता है ना मोटर यूनिट क्या होता है, एक मोटर यूनिट में सारे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से जितने मसल फाइबर को एक न्यूरॉन अप्रोच करता है वो सारे वन मोटर यूनिट होते हैं और सारे एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि कुछ सेल्स में कैल्शियम है तो वो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ में नहीं है, तो आप देखें कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन एक तरह की आएगी टेटनी में। और फिर वो कई दफ़ा मसल एक जगह पे फिक्स भी हो जाता है इसमें, यस सही है। इसमें देखिए मसल ट्विचेस लिखा हुआ है कहीं पे, यस इसमें ट्विचेस होते हैं बाकायदा, सही है। तो एक सबसे पहले इसमें मसल्स ट्विचेस एंड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस बेसिकली दौरे को कहते हैं। वो एक बंदा उसने बाजू उसका मुड़ गया और फिर मुड़ा ही रहा, सही है, और ऐसे करके ऐसे हो गया, और वो तब तक वैसे ही रहा जब तक उसको वो नहीं मिला। सिमिलरली कोई और वजह भी हो सकती है कि अब ये हरकत मैं इसके सामने थोड़ी ना करूँगा। तो उसके बाद क्या है, यानी एक हमारे वहाँ एक बंदा था तो उसको टेटनी हो जाती थी, किस तरह के वो दबाता था बाजू, उसको रेंच कहते थे, सही है। वो दबाता था किसी के बाजू, पीर साहब के, तो ऐसे दबा के तो वो दबा ही रहते थे, फिर बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाते थे, सही है। तो वो बेसिकली क्या है कि ये क्या है कि मतलब उसको दौरा पड़ गया, तो ये किसी भी बॉडी के मसल्स में ये हरकत हो सकती है कि वो एक मसल एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, या ऐसे ट्विचिंग जिसे कहते हैं कि बार बार ऐसे जो इस तरह झटके होते हैं ना, तो वो इस तरह लगता है कि आपका बाजू इस तरह बार बार मूव कर रहा है, कोई हड्डी एक खास एक मसल जो है, ये सारे मसल्स का प्रॉब्लम नहीं होता, ये कुछ पर्टिकुलर मसल्स का आमतौर पे प्रॉब्लम होता है। और अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो भी रहा है तो वो भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि मसल सेंसेशन लूज कर चुके होते हैं। समझ आ गई बात की। तो ये आइडिया है टेटनी का।
इन इसके मुकाबले में जो यानी इट इज ड्यू टू दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी विद इन द मसल, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द मसल विद इन द मसल। और जो क्रैम्प्स है, मैं थोड़ा सा ये पढ़ा दूं फिर उसको उसके साथ कंपेयर कर लूंगा। जो क्रैम्प्स है दे आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ठीक है जी। और ये बड़ी वजहों से हो सकता है, बंदे ने खाना ना खाया हो या सुबह सुबह जो बगैर कुछ खाए उन्होंने एक्सरसाइज करी हो, सही है। हाँ इस केस में हाँ ठीक है। तो पैरालिसिस मतलब लॉस ऑफ फंक्शन ना, मसल्स अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड में शुगर की कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी मसल्स ऐसे कुड़ल पड़ जाते हैं। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है या हो तो उसी फॉर्म में रहता है थोड़ी देर के लिए। ये यानी फॉर फ्यू सेकेंड्स, ये यानी फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट्स भी हो सकती है, एक आधे मिनट तक भी बंदे को कुड़ाल पड़ा हुआ रह सकता है, सही है। और वो बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज पर्टिकुलर जिनके अंदर ग्लूकोज या शुगर्स का ऊपर नीचे मामला होता है, उनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम लाजमी आ जाती है, सही है। या उन्होंने अपना पैर ऐसे किया, खास तौर पे ये पैरों में होता है, पैर ऐसे किया तो वो ऐसे ही रहा और बहुत ज़्यादा पेन होती है एड़ी वाले रीजन के अंदर। कई दफ़ा हम लोगों को भी हो जाता है जब थक थुक के कहीं आए हो या खेल के ज़्यादा आए हो तो ये इशू आ जाता है कभी कभार। तो दिस इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड विच लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ द ऑब्वियसली डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, साफ जाहिर है। और डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी आपको पता ही है, फिर वो सारी सूरत हाल है। लेकिन ये है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी विद इन द मसल और दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। क्योंकि ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो मसल कितनी कुछ देर तक अपनी स्टोर की हुई सामान के ऊपर गुजारा करेंगे, और वैसे भी ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए उनको अच्छे खासे सामान तो चाहिए ना। तो ये है जी ऑल अबाउट द डेफिशिएंसी द क्रैम्प्स। और टेटनस जो है ना, ये बेसिकली एक बैक्टीरियम है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, सही है। तो ये असल में ये इन्फेक्शन है, ये कोई किसी चीज़ की कमी की वजह से ये बीमारी नहीं होती, ये बेसिकली एक इन्फेक्शन है जिसको क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई कहते हैं। ये एक एनारोबिक बैक्टीरियम है। कई दफ़ा ऐसे आप कहते हैं टेटनस का टीका, तो वो क्या होता है कि किसी को पंक्चर वूंड हो जाए ना, यानी रगड़ लग जाए या पंक्चर वूंड हो जाए, पंक्चर वूंड से मुराद किसी को कोई कील चुभ गया है डीप तक, तो वो वहाँ पे आप वो जो डीप कील चुभा हुआ है, अगर इनके जो स्पोर्स होते हैं ना क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई के, ये आमतौर पर सड़क पे होते हैं। तो ख़ासतौर पे जो घोड़े वगैरह जो चलते हैं तो उनके फीसिस के अंदर इनके स्पोर्स होते हैं। तो वो जो स्पोर्स हैं वो अगर आपके जख्म के अंदर चले गए और वहाँ पे उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, तो इनको वहाँ पे आपको पता है पंक्चर वुंड होता है डीप, ऊपर से आपने जुराबें भी पहनी होती हैं, जूते भी पहने होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनको एनारोबिक कंडीशंस मिल जाती हैं। यानी समझ आ गई ना बात की, यानी बेटा समझ आ रही है आपको कि एक तो वुंड हुआ, सही है, वुंड में इसकी इन्फेक्शन हुई, सही है, और जब इन्फेक्शन हुई तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, इसको एनारोबिक कंडीशन मिल गई ऑक्सीजन की कमी वाली, ये ग्रो हुए, जब ये ग्रो हुए तो ये अपने कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं। इनके टॉक्सिन्स दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम कहते हैं टेटनोलाइसिन और टेटनोस्पाज्मीन, ठीक है। ये जो लाइसिन है ये बेसिकली ब्रेक डाउन करता है नर्व्स की या जो मसल सेल्स की है, तो उनके ज़रिए ये आगे आगे चलता है और ये ब्रेक डाउन करता जाता है, और ये टेटनोस्पाज्मीन है असल इसका जो टॉक्सिन है, ये जाके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है और बाकी नर्वस टिश्यू को भी अफेक्ट करता है और ये स्पाज्म क्रिएट करता है। इस कंडीशन को उर्दू में चांदनी कहते हैं, टेटनस को, ये एक बीमारी है। इसमें इसके साइन क्या होंगे, यानी बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हाइपर एस्थीजिया, ठीक है। हाइपर एस्थीजिया क्या होता है कि एक बंदा जो है वो एक छोटी सी, मतलब आप ये एग्जांपल मैं घोड़ों में अगर दूं तो एक घोड़ा जिसको टेटनस हुआ हो ना, उसकी आंखों में पट्टी डालनी पड़ती है क्योंकि वो छोटी सी लाइट को भी सूरज की तजल्ली समझता है और वो गिर जाता है कई दफ़ा, और उसके कानों में भी रुई देनी पड़ती है क्योंकि अगर उसके बाद जाके आपने ऐसे कर दिया तो उसे लगेगा कोई बहुत बड़ा धमाका हो गया। यानी हाइपर एस्थीजिया कहते हैं, ज़्यादा आप सेंस करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आपने लफ्ज़ सुना होगा एनेस्थीजिया, नो सेंसेशन, इसी तरह हाइपर एस्थीजिया मीन हैवी सेंसेशन, एक्स्ट्रा सेंसेशन। तो इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है। दूसरे नंबर पे इसमें आते हैं मस्कुलर स्पैज्म आते हैं, ठीक है। अचानक कई दफ़ा अकड़ जाती है बॉडी, और कई दफ़ा तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे ह्यूमन के में कि ऐसे बॉडी जो है वो, मतलब एक बंदा ऐसे सीधा लेटता है ना
तो वो उसकी मतलब ये सीधा बंदा लेटा हुआ है तो उसकी बॉडी बाकायदा यहाँ से उठ के तो ऐसे कर्व बन जाता है, यानी इस तरह बंदा हो जाता है, वो ये बॉडी इस तरह अकड़ जाती है। इसके अलावा इसमें ख़ास तौर पे जॉज जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, मतलब इनके प्रॉब्लम है ये जॉज का। फिर आईलेट्स का प्रोलैप्स आ जाता है, तीसरा आईलेट जो होता है वो सामने आना शुरू कर देता है। हमारी आंख में 3 आईलेट्स होते हैं ना, एक ऊपर वाला, नीचे वाला, एक साइड, थर्ड आईलेट। तो थर्ड आईलेट इस तरह सामने आना शुरू कर देता है, इसे थर्ड आईलेट प्रोलैप्स कहते हैं। फिर बॉडी अकड़ जाती है। और इस केस में क्या हुआ, अगर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं सांस लेने वाले, अगर उनके अंदर भी स्पाज्म आ गया तो फिर वो डेथ हो सकती है, और इसमें बड़ी होती भी है, सही है। इसलिए वो टेटनस का बाकी आपको पता समझ आ गई ना, ये एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, ये एक डिजीज है और ये डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स है। तो इसका और इसका फर्क ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, सही है जी। अब आते हैं अरेंजमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स के ऊपर, बस थोड़ा सा है, वो 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स के अगर मैं आपके सामने एक मसल बनाऊं ना, तो आपने एक चीज देखनी है कि मसल की ना आमतौर पे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है जी। आमतौर पे वैसे तो 2 मेन पार्ट होते हैं। एक ये जो हिस्सा जो मैं मार्क कर रहा हूं, इसको मसल की बेली कहते हैं आमतौर पे दरमियान में, यानी जिस तरह एक ढोल होता है ना हसन, एक ढोल के गिर 2 रस्सियां लगी हो, आप ये समझ लें। तो जो ढोल होगा वो मसल की बेली होगा, लेकिन सारे मसल इस बेली की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ मसल्स की स्ट्रिप्स होती हैं और कुछ मसल्स तो बिल्कुल ऐसे फ्लैट शीट की तरह भी होते हैं, सही है। तो इसलिए सारे मसल्स इस तरह के नहीं होते, लेकिन ये हम एक जनरलाइज कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। तो मसल के आमतौर पर होते हैं 2 पार्ट्स, ठीक है, एक उसकी बेली और 2 उसकी टेंडन या एक्सटेंशंस होती हैं। लेकिन अब वो दोनों मुख्तलिफ हैं। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। फर्ज किया आप देखें कि ये है जी मसल का ओरिजिन और ये दूसरा है मसल का इंजर्शन। ये क्या चीज़ें होती हैं अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है जी, देखिए आप गौर करें। फ़र्ज़ किया ये मैं आपके सामने एक जल्दी में एक हम एल्बो जॉइंट बना रहा हूँ और एक शोल्डर का जो है ना वो पूरा का पूरा आपके सामने बना। ये आपको पता है कि इसमें 2 जो एल्बो जॉइंट है उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें 2 हड्डियाँ हैं। एक तो ऊपर से आ गई है ह्यूमरस और नीचे से क्या है, दोनों रेडियस और अल्ना। तो फ़र्ज़ किया जी ये है ह्यूमरस और ऊपर ये ह्यूमरस है, ठीक है, और नीचे है जी रेडियस और अल्ना, सही है। अब ये जो दोनों हड्डियां है ना, देखिए गौर करें तो मसल, देखिए अब ये एल्बो जॉइंट है, ये वाला जो पार्ट है ना ये क्या है, एल्बो जॉइंट। अच्छा, जॉइंट को जब भी मूव करना है ना तो मसल, आपको पता है मसल मूव करके, मसल कॉन्ट्रैक्ट करके, ये मसल इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होगा और ज्वाइंट जो है ये इधर से इसकी बेली थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और ये ज्वाइंट जो है वो बंद हो जाएगा। यानी अगर मैं इसके सामने बनाऊं भी तो ये क्या है, बेटा कोई सवाल है? अच्छा, तो ये फ़र्ज़ किया, वैसे तो इसकी यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ बना रहा हूँ, इसका ओरिजिन इंजर्शन और जगहों पे हो भी सकता है, होता भी है। तो फ़र्ज़ किया ये जो है ना, ये यानी आप गौर करें तो एक टेंडन है ये जिसको मैं ब्लू बना रहा हूँ, ठीक है, और एक टेंडन है ये वाला, सही है। जो ये टेंडन है ना, आप गौर करें तो ये ह्यूमरस मेरी मूव नहीं कर रही, सिर्फ रेडियस और अल्ना मूव कर रही है। इसी तरह इस मसल में मेरी ह्यूमरस मूव कर रही है, शोल्डर जॉइंट के बाकी जो स्कैपुला वगैरह हैं वो मूव नहीं कर रहे। तो देखिए जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की तो एक हड्डी मूव कर रही होती है और दूसरी फिक्स होती है। तो मसल का वो सिरा जो उस हड्डी के साथ अटैच हो, जो कि फिक्स हो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, द पार्ट ऑफ द मसल अटैच्ड टू द इमूवेबल बोन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन, और द पार्ट ऑफ द मसल या द सिरा ऑफ द टेंडन ऑफ द मसल अटैच्ड टू द मूवेबल बोन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज द इंजर्शन। मसल का वो सिरा जो उस हड्डी के साथ अटैच होता है जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मूव करती है, उस सिरे को इंजर्शन कहते हैं, और जो उस हड्डी के साथ अटैच होता है जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मूव नहीं करती उसे ओरिजिन कहते हैं। तो हर एक मसल का अपना ओरिजिन और अपना इंजर्शन होता है। एक इसी तरह कुछ मसल ऐसे भी होंगे जिनकी, अच्छा ये तो आपने समझ लिया एक बात, ठीक है। इसी तरह हर मसल्स जो है दे ऑलवेज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, सही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, ऐसा मसल जो जब कॉन्ट्रैक्ट करे, ये जो मसल है ये जब, इसका नाम क्या है, फर्ज किया इसका नाम है जी बाइसेप्स ब्रेकाई, वैसे इसका नाम यही है, फर्ज किया नहीं,
तो बाइसेप्स ब्रेकाई जो है ये वाला, ये मसल जब भी मूव करता है तो ज्वाइंट क्लोज हो जाता है। ऐसा मसल जो जब कॉन्ट्रैक्ट करे और हड्डियां क्लोज आ जाए एक दूसरे के और ज्वाइंट बंद हो जाए, उस मसल को फ्लेक्सर कहते हैं और इस फिनोमेना को फ्लेक्शन कहते हैं। समझ आ गई बात की? तो ये बेसिकली बाइसेप ब्रेकाई इज द फ्लेक्सर ऑफ एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट का फ्लेक्सर कौन है? बाइसेप्स, ये वाला। और अगली बात याद रखिएगा, मसल सिर्फ खींच सकते हैं, मसल धक्का नहीं लगा सकते। यानी ये मसल ऐसा खेले, ये उधर वापस नहीं भेज सकता, उसके लिए एक दूसरा मसल है जो खींचेगा तो वो सीधा हो जाएगा ज्वाइंट। यानी मसल कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन नॉट पुश द ज्वाइंट। सही है? सो इसीलिए मसल्स वर्क इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। हर एक जो ज्वाइंट है उसके गिर्द दो तरह के मसल होते हैं, एक उसके फ्लेक्सर्स, एक उसके एक्सटेंसर्स। आमतौर पे इसके अलावा भी होते हैं, कुछ रोटेटर्स भी होते हैं, कुछ तो उनको अभी हम जनरल सी बात कर रहे हैं। तो एल्बो ज्वाइंट के नीचे एक मसल है जो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, फर्ज किया तो इसके भी 3 हेड होते हैं, तो जो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ज्वाइंट को खोल देता है। यानी ये जब इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ज्वाइंट इस तरह खुल जाएगा। ऐसा मसल जो जब कॉन्ट्रैक्ट करे और ज्वाइंट को खोल दे उसको हम एक्सटेंसर कहते हैं और इस फिनोमेना को एक्सटेंशन कहते हैं। ये जो दोनों मसल्स हैं इनके नाम है, ये बाइसेप्स ब्रेकाई है और ये ट्राइसेप्स ब्रेकाई है। जो बाइसेप ब्रेकाई है इसको दो क्यों कहते हैं? इसके 2 हेड होते हैं, यानी इसका मेन ऊपर से एक है और आगे इसके 2 हैं। एक रेडियस के ऊपर उसे कहते हैं ब्रेकियो रेडियालिस और एक जो अल्ना के ऊपर है उसे ब्रेकियालिस कहते हैं। ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियो रेडियालिस। और जो ट्राइसेप्स है उसके भी 3 हेड होते हैं, इसलिए उसको ट्राइसेप्स कहते हैं। ट्राइसेप का लॉन्ग हेड, ट्राइसेप का मीडियल हेड और ट्राइसेप का लेटरल, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, समझ आ गई? वो आप फील भी कर सकते हैं। मसल के 3 आगे, शुरू में ऊपर से एक है, नीचे से उसकी 3 बेलीज बन जाती हैं लदा, यानी इट्स लाइक दिस। ठीक है, ये एक मसल आ रहा है और नीचे उसकी, यानी ये एक अलहदा हो गई, ये एक दूसरी अलहदा हो गई और ये एक तीसरी अलहदा हो गई। और ये भी इसका अपना टेंडन है आगे, इसका अपना टेंडन है और इसका अपना टेंडन। ये ट्राइसेप्स है बेसिकली। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दी, एग्जैक्ट सेम शेप नहीं है ये। समझ आ गई बात की? ऐसे 2 मसल जो एक ज्वाइंट के गिर्द इस तरह मूव करते हो, यानी एक ज्वाइंट को बंद करता हो और दूसरा खोलता हो। मसल वर्क इन द फॉर्म ऑफ पेयर। जब एक कॉन्ट्रैक्ट करे दूसरा रिलैक्स करे, जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करे तो पहले वाला रिलैक्स करे, और वो दोनों एक दूसरे के उलट काम करते हो। ऐसे मसल्स को एंटागोनिस्टिक मसल कहते हैं और इस फिनोमेना को एंटागोनिज्म कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया फ्लेक्शन क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होती है, फ्लेक्सर क्या होते हैं, एक्सटेंशन क्या होते हैं और एंटागोनिज्म क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, ओरिजिन, इंजर्शन और बेली। इसमें कोई सवाल है तो प्लीज पूछे। और कुछ है किताब में तो जरा दबा मुझे बता। क्या? हाँ, वो ओवरऑल बॉडी के अंदर कितने मसल्स है टोटल? 650 muscles, skeletal muscles. These skeletal muscles are the most abundant type of muscles in our body. और कोई सवाल है मिसबा?